अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो आज कुछ फैक्ट्स और हैं जो आपको बता देते हैं। तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत के वे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, अरुणाचल प्रदेश। राज्य तो कौन कौन से हैं? राज्य की बात करेंगे तो राज्य में तो अरुणाचल प्रदेश बना रहा है उधर, म्यांमार प्लस चीन प्लस भूटान, तीन के साथ सीमा बना रहा है। एक तीन के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा राज्य सिक्किम बना रहा है। चीन प्लस भूटान प्लस नेपाल। तीसरा पश्चिम बंगाल, यह भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। पहला देश है बांग्लादेश प्लस भूटान प्लस नेपाल। ये तो तीन राज्य हो गए जो तीन देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसमें जाएंगे तो बस एक ही है केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, जो तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। लद्दाख में है चीन प्लस अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। है ना, ये फैक्ट्स मैंने समझा दिए थे आपको पिछले वीडियो में, कैसे सीमा बना रहा है, कहां टच कर रही है, सारी बातें कर चुके थे हम। और ये ऐसे आप फैक्ट याद रखेंगे कि तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य तो तीन है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किस देश के साथ किस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस प्रकार लग रही है या किस प्रकार स्पर्श कर रही है, ये बहुत विस्तार से हमने पिछले वीडियोस में आपको समझाया है, तो आप उसको देख लेंगे। ये तो एक अलग से फैक्ट था, उसकी एक समरी थी जो हमने आपको लिखा दी। अब आगे चलते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा क्या होती है, पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से आपको बताया गया है, इसलिए यहां ये बताना जरूरी नहीं है। यहां बस इतना बताते हैं आपको कि भारत में कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है। तो आप ये देखेंगे, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा के बारे में आपको समझा दिया है, अब यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां आपको बस ये देखना है कि भारत में कहां से ये प्रवेश करती है और कहां से निकलती है।
यानी प्रवेश तो यहां से कर रही है गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में, और उधर मिजोरम से ये बाहर हो जाती है ना। तो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है, तो इसका फैक्ट एकदम याद रखना, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व में क्रम, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम कैसे है, देखो नंबर 1 गुजरात, इसको एकदम याद रखना है, गुजरात, ये पहला गुजरात, फिर राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के बारे में बता देते हैं आपको, डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्लस बांसवाड़ा 2 जिले हैं। वैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से बताएंगे आपको कितनी डिस्टेंस है, पहले कहां प्रवेश करती है, वो सारी बातें उसमें करेंगे, तहसील वगैरह बताएंगे, कुशलगढ़ वगैरह ये जो है। लेकिन अभी इतना समझ लो कि राजस्थान गुजरात में प्रवेश करती है, उसके बाद राजस्थान में आती है, राजस्थान के 2 जिलों से होकर ये गुजर रही है। तीसरा स्टेट आएगा मध्य प्रदेश, चौथा स्टेट है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ राज्य। 5वां है झारखंड, बिहार से अलग हुआ राज्य। और छठा आएगा आपके पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसको एकदम याद करना है, 8 ही राज्यों के, और एक क्रम में पूछा जाता है क्वेश्चन। पश्चिम से पूर्व भी पूछ सकते हैं, पूर्व से पश्चिम भी पूछ सकते हैं। ये मैंने जो क्रम लिखा है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी ये पश्चिम दिशा, इधर से स्टार्ट अपन यहां से करेंगे, फिर इधर से चलेंगे, तो ये पहले कौन सा राज्य आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, ये पश्चिम से पूर्व क्रम कहलाता है। तो पश्चिम से पूर्व में चलेंगे, सबसे पहले गुजरात, ये रहा गुजरात, ये गुजरात में एंटर करती है भारत में, गुजरात राज्य में 1 नंबर पे। उसके बाद ये 2nd नंबर राजस्थान आ रहा है, ये राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले, दूसरा राजस्थान। तीसरा आ रहा है राज्य मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश चल रहा है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद एंटर करेगी ये छत्तीसगढ़ में, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद फिर ये झारखंड, और झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद फिर बांग्लादेश आ जाता है, यानी फिर बांग्लादेश आ रहा है बीच में। अगर क्रम में कहीं वो इसको भी घुसा दे तो आपको ये भी याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश आएगा, ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल के बाद सीधे त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएंगे, बीच में बांग्लादेश पड़ रहा है। उसके बाद फिर वापस त्रिपुरा में एंटर करेगी, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम में। भारत का आखिरी राज्य, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलेंगे तो भारत का आखिरी राज्य जहां कर्क रेखा स्थित है। तो ये क्या समझे आप, भारत के 8 राज्यों में पश्चिम से पूर्व दिशा में ये क्रम है कर्क रेखा का, यहां से होकर गुजरती है। अब यहां सावधानी क्या रखनी है अपने को, स्टूडेंट कहां मारा जाता है, एक इस ओडिशा के मामले में, ओडिशा विकल्प में आता है, कई बार पूछा गया, ओडिशा को दे देते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं निकलती। 3 दे देंगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उपयुक्त सभी, जबकि ओडिशा नहीं आता, इसमें से नहीं निकलती, ओडिशा नीचे रह जाता, ध्यान रखेंगे इसका एकदम। यानी ओडिशा इसके नजदीक है लेकिन इससे होकर नहीं निकलती है। और उधर ऊपर ये ध्यान रखना है कि झारखंड से होकर भी निकल रही है, झारखंड, ये यहां पे ध्यान रखना आपको विशेष रूप से। इधर त्रिपुरा और मिजोरम, इन 2 राज्यों से होकर ये निकलती है। तो ये क्रम हो गया कर्क रेखा का।
और इसे बिल्कुल याद कर लेना आप, ये निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, हर साल किसी न किसी एग्जाम में दिख जाएगा आपको ये। इस प्रकार ये जो कर्क रेखा है भारत को दो भागों में बांट रही है, दो गोलार्धों में बांट रही है। उत्तरी गोलार्ध, ये गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी, सॉरी ये तो दोनों ही उत्तरी गोलार्ध है, और इसको दो कटिबंधों में बांट रही है ना, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला जो हिस्सा है, इससे लेकर ऊपर का जो भी भाग है भारत का, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो पूरा भाग आता है शीतोष्ण कटिबंध में, और नीचे वाला भाग आता है उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध का मतलब यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, और शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है सर्दी और गर्मी दोनों ही होती है वहां। ये उत्तरी भारत आप जानते हैं, राजस्थान में सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का है, कश्मीर का है, बिहार का है। लेकिन आप नीचे जाएंगे केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, वहां गर्मी गर्मी होती, सर्दी तो पड़ती नहीं है। उसका कारण ये कर्क रेखा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया था, यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे इसकी। तो और इसके बारे में जानना है तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें, तो ये यहाँ पर ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा फिर। तो चलो, ये तो बात हो गई कर्क रेखा की। आगे कुछ फैक्ट्स हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, हमने राज्य पढ़े थे ना, सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार यानी एरिया, जमीन, किस राज्य के पास जमीन सबसे ज्यादा है। पैसे किसी राज्य के पास ज्यादा हो सकते हैं, जनसंख्या किसी राज्य के पास ज्यादा हो सकती है, इसी प्रकार जमीन भी किसी राज्य के पास ज्यादा हो सकती है। अब जमीन के आधार पर कर रहे हैं यहां विभाजन कि किस राज्य के पास जमीन सबसे ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है उसका। तो सबसे पहले चलेंगे हम नंबर 1, ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब समझते हैं, घटता हुआ, डिसेंडिंग, घटता हुआ क्रम कहलाता है ये अवरोही, घटता। एग्जामिनेशन में अवरोही शब्द ही आता है, उसका अर्थ ये होता है, एक होता है आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ। तो ये अवरोही क्रम में लिखा रहा हूं मैं, और अपने को 3 राज्य ही याद रखने हैं। तो देखिए, नंबर 1 पर है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, और नंबर 3 पे है महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीनों ही लगते हुए हैं। क्या देख रहे हैं आप यहां, तीनों ही लगते हुए हैं यहां। एक विशेषता ये भी है इनकी तीनों की कि ये तीनों ही आपस में सीमा बना रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये तीनों ही एक क्रम में, यानी ऊपर से भी चलेंगे अपन तो देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर से दक्षिण भी क्रम यही है इनका, उत्तर से दक्षिण क्रम भी यही है, इनका अवरोही क्रम भी यही है। इस क्रम को यदि मैं अवरोही क्रम न लिखकर उत्तर से दक्षिण क्रम लिखूं तो भी यही आएगा। बड़े राज्य, 3 जो बड़े राज्य भारत के, वो उत्तर सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। उत्तर से दक्षिण क्रम भी यही है इनका। और आरोही क्रम पूछे तो आरोही क्रम में फिर तीनों का आरोही क्रम भी आ सकता है कि तीनों का आरोही क्रम होगा, तो फिर आरोही में सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर राजस्थान आएगा। इन तीनों का आरोही क्रम। एक होता है सबसे छोटे या न्यूनतम, सबसे छोटे राज्य या न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य, तो इसमें जाएंगे नंबर 1 पे गोवा,
नंबर 2 पे सिक्किम और नंबर 3 पे त्रिपुरा। आपसे पूछ ले भारत का वह राज्य जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। यहां बात राज्य की हो रही है। किसकी बात हो रही है? राज्य की। तो राज्य में बात करेंगे, देखो ये गोवा रहा, ये गोवा, पुर्तगालियों वाला गोवा। तो ये गोवा जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर, जमीन के आधार पर। सबसे कम जमीन इस गोवा के पास है और सर्वाधिक जमीन राजस्थान के पास है। तो सबसे छोटे राज्य में नंबर 1 पे गोवा, नीचे से चलेंगे, यानी इसका क्रम कौन सा हो गया? फिर क्रम में ये कौन सा आ गया? 28वां क्रम आएगा ये। आप इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। 28वां क्रम, यानी अवरोही में 28वां क्रम। 28वां क्रम किसमें आएगा इसका? अवरोही में, ऊपर से नीचे चलेंगे तो। सर्वाधिक से कम की ओर चलेंगे तो इसका 28वां स्थान आएगा। न्यूनतम से सर्वाधिक की ओर चलेंगे तो इसका पहला स्थान आएगा। क्योंकि मैंने यहां क्या लिखा? सबसे छोटी राज्य, तो सबसे कम गोवा का, उसके बाद सिक्किम। सिक्किम ये रहा, ये सिक्किम जो 1975 में भारत में सम्मिलित हुआ था। भारत में मिलने वाला सबसे आखिरी राज्य सिक्किम। तो ये सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और गोवा का जो क्षेत्रफल की बात करें 3702 वर्ग किलोमीटर है, केवल 3702 वर्ग किलोमीटर। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा। राजस्थान का आप जानते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको भी ध्यान में रख लें तो ठीक रहेगा, थोड़ा काम आ सकता है ये। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और इसका है 3702 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ये गोवा है और गोवा नंबर 1 पे है नीचे से, और फिर सिक्किम और फिर त्रिपुरा। ये त्रिपुरा आ रहा है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी जहां से कर्करेखा गुजर रही है, ये त्रिपुरा। तीसरा स्थान इसका है नीचे से। अब ऊपर से पूछ लेते हैं तो फिर इसका 28वां, इसका आएगा 28वां, इसका आएगा 27वां, इसका आएगा 26वां राज्यों में, क्योंकि कुल 28 राज्य है ना भारत में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उधर 1 2 3 आ रहा है ऊपर से, 1 2 3, और यहां अगर जैसे मैं इसको मिटा दूं, यहां पे ये होगा नीचे से। अब मैं जैसे इसको यहां मिटा देता हूं, हाँ ये छोड़ दो आप, चलो। तो फिर ये जो उसी क्रम में चल रहे हैं ना, तो यहां क्रम कौन सा हो जाएगा? 1 की जगह यहां हो जाएगा 28वां, और ये 27वां, और ये 26वां। ये क्रम है। जैसे इनके 1 2 3 क्रम है ना, यानी ये अवरोही क्रम में लिख दिए मैंने इनके नाम। तो अवरोही क्रम में तो 26वां, यानी पहले ये आएगा, फिर ये 27वां आएगा, और फिर ये 28वां आएगा। ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन वहां कैसे भी आ सकता है। ये भारत के राज्यों की बात हुई। आगे चलते हैं भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की ओर। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 9 थे, लेकिन अभी इस साल 2020 में क्या हुआ? दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को एक कर दिया गया। तो अब 9 की जगह 8 ही रह गए हैं। तो 8 रह गए हैं। इन 8 में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़े, सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश। देखो उधर तो हमने 3-3 बताए ना आपको, 3-3 याद रखने हैं। वहां तो केवल 2 ही याद करने हैं। वो 2 कौन से हैं? नंबर 1 पे लद्दाख, नंबर 2 पे जम्मू और कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में केंद्र शासित
प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं वो बदल गए हैं। पहले क्या हुआ करते थे, अंडमान हुआ करते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे ना पहले बड़े, समझ गए। अब कौन से हो गए, अब ये दोनों ही हो गए आपके। पहले अंडमान था 1 नंबर पे, फिर दिल्ली था। अब क्या हो गया, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख, और नंबर 2 पे जम्मू और कश्मीर। बस ये याद रखना है, याद रखेंगे इसको। ये लद्दाख पूरा यहां तक, क्योंकि पीओके ये पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऐसा कश्मीर का, इस कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान का जबरदस्ती अधिकार है यहाँ पे 47 से ही, 1947 से आजादी के समय से ही। तो ये भी चूंकि लद्दाख का भूभाग ही माना जाता है, हम तो लद्दाख का ही मानेंगे, भारत तो अपना ही मानता है, तो ये पूरा लद्दाख में माना जाता है। इधर ही कश्मीर का भी ये इलाका है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, ये भी पीओके। वो अब उसको पीओएल बोलते हैं, पाक अधिकृत लद्दाख, पीओएल, पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख। और ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कह सकते हैं इसको। और ये जम्मू और कश्मीर ही है। तो नंबर 1 पे ये सबसे बड़ा लद्दाख, ये देखो आप कितना क्षेत्रफल है इसका। और नंबर 2 पे ये जम्मू कश्मीर, इसका भी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो ये हो गया, ये याद रखेंगे एकदम, बस 2 ही याद रखने इसमें। और सबसे छोटे क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें चलेंगे तो नंबर 1 पे है लक्षद्वीप, और नंबर 2 पे है चंडीगढ़। लक्षद्वीप और चंडीगढ़। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल बिल्कुल ही 32 वर्ग किलोमीटर है, बहुत छोटा। तो लक्षद्वीप कहां पे है, जरा इधर देखेंगे। ये लक्षद्वीप रहा इधर केरल के सामने लेफ्ट में, केरल के पश्चिम में अरब सागर में, ये पूरा अरब सागर है, इस अरब सागर में लक्षद्वीप है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, जिसके पास सबसे कम जमीन है, वो लक्षद्वीप। और उसके बाद दूसरा स्थान, यानी जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, उस क्रम में दूसरा नंबर आता है चंडीगढ़ का। ये चंडीगढ़ रहा यहां पर, ये चंडीगढ़ है, याद रखेंगे इसको एकदम। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, याद रखेंगे इसको। और लक्षद्वीप चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक आपसे पूछ ले कि चलो भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। भारत का वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है। भारत का वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे लद्दाख। लद्दाख भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश है जो सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्या समझे, देखो ये लद्दाख रहा, यहां से शुरू हो रही है ये सीमा, इधर पूरा चीन आ रहा है इसके, है ना, या फिर अफगानिस्तान भी आ रहा है, और इधर पाकिस्तान भी आ रहा है। 3 देशों से इसकी सीमाएं मिलती है, इसलिए लद्दाख की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। आगे बात करते हैं, स्थल सीमा की बात हो गई या अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो गई। इधर अब बात करेंगे जल सीमा या तट रेखा की लंबाई, या तटीय सीमा, जलीय सीमा,
तो भारत की जलीय सीमा जो है वो हमने आपको बताई थी कितनी, 7516.6 किलोमीटर, ये बताई थी ना, 7516.6 किलोमीटर। उसमें मुख्य भूमि और एक द्वीपीय जलीय सीमा और मुख्य भूमि की जलीय सीमा। तो मुख्य भूमि की हमने बताई थी आपको 6100 किलोमीटर और द्वीपीय बताई थी 1416.6 किलोमीटर। अब ये जो मुख्य भूमि वाली है, मुख्य भूमि का मतलब ये मुख्य भूमि, यानी मुख्य भूमि की जलीय सीमा में या ये जो 6100 किलोमीटर है, इसमें ये द्वीप समूह जो है इनकी तटीय सीमा या इनकी जलीय सीमा सम्मिलित नहीं है। ये फर्क है दोनों में। द्वीपीय का मतलब इनकी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बाकी और भी कुछ द्वीप हैं यहाँ इसमें बंगाली खाड़ी में, इधर अरब सागर में, उन सभी की जो तटरेखा है या जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई 14 से 16.6 किलोमीटर है, उसको भी जोड़ देंगे और ये मुख्य भूमि की जलीय सीमा को भी जोड़ देंगे तो दोनों मिलाकर 7516.6 किलोमीटर होती है। अब बात करेंगे मुख्य भूमि वाली की। तो मुख्य भूमि की जो जल सीमा है उससे भारत के कौन कौन से राज्य, उसमें भारत के कौन कौन से राज्य सम्मिलित है, यानी भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं या जिनके पास तट है या जो समुद्र तट के किनारे स्थित है। कई तरह के सवाल बनते हैं यहाँ। भारत के वे राज्य जो समुद्र तट के किनारे स्थित है, या वे राज्य जो तट रेखा पर स्थित है, या वे राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं, उनको जानेंगे। ये तो मुख्य भूमि द्वीपीय वाली हो गई। तो जो भारत के राज्य हैं वो सभी मुख्य भूमि पर स्थित है। पहली बात तो क्या ध्यान रखेंगे, भारत के जितने भी राज्य है, जैसे अभी 9 राज्य आएंगे यहाँ, 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, वो सभी राज्य मुख्य भूमि पर स्थित है। ये एकदम याद रखेंगे यहाँ पे। तो अब जैसे चलेंगे अपन यहां आ जाएगा, चलो मुख्य भूमि की बात करें तो 9 राज्य हैं भारत के। अब मैं चल रहा हूं इधर से, पश्चिम से चलेंगे अपन, पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना। तो स्टार्टिंग कहां से होती है, गुजरात से। देखो ये जो ब्लैक लाइन जहां देख रहे हो ना, ये ब्लैक लाइन, ये वाली ऊपर कर्क रेखा से थोड़ी ऊपर है, इस ब्लैक लाइन से लेकर आप नीचे आएंगे, जहां जहां ब्लैक लाइन है या जहां जहां भारत की ब्लैक सीमा है, ब्लैक शाही से यहां जो दिखाई गई है, वो सारी जलीय सीमा कहलाती है। और ये जलीय सीमा इतने राज्यों को टच करेगी। ये सारी जलीय सीमा है, ये कितने राज्यों को टच करती है जो अभी आपको बता देते हैं। तो इधर बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की। तो सबसे पहले है गुजरात नंबर 1 पे, उससे फिर नीचे ये गुजरात है ना, ये सीमा हो गई ना तट की। अच्छा तट का क्या मतलब है, चलो एक तट से मतलब क्या होता है, जैसे ये समुद्र है और ये स्थल भाग है, यहाँ ये जमीन है, तो इनके बीच की जो रेखा होती है ना, ये जमीन और ये जल, इनके बीच की जो रेखा है ये इनका मिलन बिंदु, यानी जमीन और पानी का जो मिलन बिंदु होता है उसको कहते हैं तट, है ना। जमीन की सीमा ये जो पॉइंट है, ये जो मिलन बिंदु है, इसकी जमीन की भी सीमा बना रहा है और इधर पानी की भी सीमा बना रहा है। इसको जलीय सीमा कहते हैं या तट कहते हैं, इसको कोस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गई। अब बात करें अपन, यानी जो तट बनाते हैं या तटीय सीमा बनाते हैं, गुजरात नंबर 1 पे, फिर नीचे चलेंगे गुजरात के बाद महाराष्ट्र,
इसके बाद चलेंगे गोवा, गोवा के बाद ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद नीचे चलेंगे केरल, केरल के बाद आइए आप ये वाला तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ऊपर चलेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर कौन सा आएगा, ओडिशा, ओडिशा के बाद देखिए ऊपर ये वेस्ट बंगाल आ रहा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने राज्य हैं, 9। तो यहां लिख देते हैं राज्य, राज्य 9। ये 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं या समुद्र के किनारे स्थित हैं। भारत के ये 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो किसके किनारे स्थित है, समुद्र के किनारे, यानी इनका कोई ना कोई भाग समुद्र को छूता हुआ है या सागर को टच करता हुआ है। ये ऐसे भारत के राज्य हो गए। अब इसमें देखो आपको एक फैक्ट क्या याद रखना है कि ये भारत के राज्य है ना, इधर वाले का मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 केरल तक। तो ये जो राज्य हैं सभी, ये मानो आप भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये किस पे स्थित है, पश्चिमी तट पर। ये 5 राज्य कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो भारत का पश्चिमी तट ये कहलाएगा और भारत का पूर्वी तट ये कहलाएगा। पूर्व दिशा में है ना, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं ये सभी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब पूर्वी तट पर स्थित, ये पूर्व आ गया ना, तो पूर्वी तट पर जो स्थित राज्य हैं वे तमिलनाडु, ये वाला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये किस पर स्थित है, पूर्वी तट पर। ये सभी, ये पूर्वी तट पर स्थित है, वो पश्चिमी तट पर स्थित है ऊपर वाले। ये याद रखेंगे एकदम, है ना। एक फैक्ट और याद रखना इसके बारे में कि ये जो 9 राज्य मैंने बताए जो तटीय सीमा बना रहे हैं, इनमें सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, द स्टेट विच कंटेन्स लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो नंबर 1 पे आएगा गुजरात। ये देखो आप, यहां से शुरू हो रही है, इस जगह से, ये कच्छ है, कच्छ का रन है, यहां से शुरू हो रही है। अभी इतनी ये घूम के यहां इतने चक्कर तो गुजरात में लगा रही है। ये गुजरात में अपने आप में चक्कर खूब हो रहे हैं इसके, कितने राउंड लगा रही है, सीधी नहीं है एकदम, तो ऐसे मुड़ी होगी की वजह से इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। तो यहां से स्टार्ट होगी, यहां आ रही है। इसलिए गुजरात की जो तटरेखा है ये वाली, ये भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। तो क्या याद रखेंगे यहां, ये मैंने आपको लिखा दी 9 राज्य याद रखेंगे एकदम से, और पश्चिमी तट, पूर्वी तट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। भारत के वे राज्य या वे प्रथम 2 राज्य जिनकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा। नंबर 1 पे गुजरात, 1214 पॉइंट समथिंग है इसकी, 1214 है लगभग।
अब आपको क्या है कि वो लेंथ उसकी याद रखने की जरूरत नहीं, पूछेगा नहीं वो आपसे, बस आपको ये याद रखना सबसे लंबी गुजरात की। नंबर 2 पे आता है इसमें आंध्र प्रदेश। देखो ये गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी ये वह राज्य है जो समुद्र को सबसे ज्यादा लंबाई में स्पर्श कर रहा है, यानी जिसके पास समुद्र सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके पास सबसे ज्यादा समुद्र है वो गुजरात। और नंबर 2 पे फिर ये आंध्र प्रदेश आता है, सॉरी यहां से ये आंध्र प्रदेश यहां से लेकर यहां तक, इसकी तटरेखा भी बहुत लंबी है। यानी तटरेखा लंबी होने का मतलब क्या हुआ, जिसके पास समुद्र ज्यादा है, जिनके पास समुद्री किनारा अधिक है। आप समुद्री किनारे नापने निकलो तो चलो भारत के इतने राज्य हैं, समुद्र के किनारे 9 राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा समुद्री किनारा किसके पास है, सबसे ज्यादा बीचेज किसके पास है, समुद्री बीच होता है ना, पुलिन कहते हैं उसको, तो सबसे ज्यादा समुद्री बीच किसके पास है। अब आप लड़के क्या कहेंगे, सब गोवा है ना, गोवा में सभी जाते हैं, लेकिन गोवा के बीच तो पॉपुलर है। मैंने क्या कहा आपसे कि बीच चाहे पॉपुलर हो या नॉन पॉपुलर हो, सबसे ज्यादा बीच कौन से राज्य बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बीच वैसे बना रहा है गुजरात, और नंबर 2 पे बना रहा आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा समुद्र इन दो के पास है, तो 1 नंबर पे गुजरात, 1 नंबर पे ये आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे इसको, कहीं ऐसा नहीं हो गोवा कर दो आप। सर्वाधिक लंबी तटरेखा। अब आगे आ रहा है न्यूनतम, यानी सबसे कम न्यूनतम तटरेखा वाले राज्य। न्यूनतम तटरेखा वो सर्वाधिक था, तो इसमें है गोवा सबसे कम, और दूसरा स्थान आएगा आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अच्छा ये बात हम राज्यों की कर रहे हैं, है ना, ये भी बात हमने किसकी की, राज्य। अभी केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। सब सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले राज्य, न्यूनतम तटरेखा वाले राज्य, मतलब जिनकी तटरेखा सबसे कम है, यानी जिनके पास समुद्र सबसे कम है, वे राज्य हैं गोवा। ये रहा गोवा, यानी इसके पास वैसे तो समुद्री बीच सबसे कम है, समुद्री किनारा सबसे कम है, लेकिन इसके बीच प्रसिद्ध बहुत हैं। इसलिए बीच अगर किसी को देखना होता है उत्तर भारतीय को, तो वो यहाँ गोवा में ही जाता है। उत्तर भारतीय क्या, पूरी दुनिया से आते हैं लोग यहाँ बीच में। और गोवा की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा पार्ट है या सबसे बड़ा घटक है वो है पर्यटन ही है। वहां पर्यटन से सबसे ज्यादा आय होती है, समझे, खेती वेती से नहीं होती कि भाई जैसे राजस्थान सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स, मान लो राजस्थान में जीडीपी का सबसे बड़ा सोर्स जो है, सबसे ज्यादा जीडीपी जो आती है खेती से आती है, गोवा में नहीं आती, गोवा में टूरिज्म से आ रही है। इसीलिए भी लॉकडाउन हुआ ना, तो गोवा ऐसा राज्य है जो छोटा होते हुए भी सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी जो गतिविधि है या जो आर्थिक क्रिया है वो पर्यटन है, और वो पर्यटन तो पूरी तरह से ठप हो गया अभी इस पिछले 3 महीने के दौरान। तो ठप क्यों हुआ कि यहाँ बीचेस हैं, समुद्री किनारे हैं, उन समुद्री किनारों को लोग देखने आते हैं, और चूंकि अभी आवागमन पर या परिवहन पर भी रोक है, वैसे लोग डरे हुए भी हैं तो नहीं जा रहे हैं, इसलिए गोवा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ अभी इससे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, गोवा के पास सबसे कम समुद्र है, उसके बाद दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले राज्य हो गए आपके, न्यूनतम तटरेखा वाले राज्य भी हो गए। अब सर्वाधिक तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश, तटरेखा केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश, इसमें चलेंगे। ऐसा करें आप, तटरेखा केंद्र शासित प्रदेश, यानी
मैं आपको ये बता देता हूं कि भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र के किनारे स्थित है, यानी जिनके पास बीच है, समुद्री किनारे हैं, जो जलीय सीमा बनाते हैं, समझ गए? वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जिनके पास समुद्र है। तो नंबर 1 पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 पे पुदुचेरी, नंबर 4 पे दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। ये भारत के वे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे स्थित है, जिनके पास समुद्र तट है, जिनके पास बीच है। तो नंबर 1 पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहा पूरा। और नंबर 2 पे लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप। नंबर 3 पे पुदुचेरी, ये पुदुचेरी आपके, है ना। और नंबर 4 दादरा व नगर हवेली, है ना, दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव। अब ये क्या है कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव पहले अलग अलग हुआ करते थे, अब दोनों एक हो गए, इसलिए ये नाम पूरा का पूरा लिखा जाएगा। ऐसा मत समझ लेना कि साहब 2 एक में एक क्रमांक के आगे 2 कैसे लिख दिए, 2 नहीं है, पूरा का पूरा एक ही है ना। आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि ये दोनों ही एक हो चुके हैं। तो ये भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट पर स्थित है। तो इसमें सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? तो ये सर्वाधिक, इन चारों में सबसे लंबी तटरेखा इसके पास है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, और न्यूनतम है इसके पास दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव के पास। ये याद रखिए इसमें। अच्छा, पुदुचेरी का मतलब समझते हैं ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था पुदुचेरी का अर्थ क्या होता है। 4 स्थान आते हैं पुदुचेरी में, यानम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, इन चारों का तट। तो ये चूंकि कई बातें ऐसी होती है जो बार बार नहीं बताई जा सकती, आपको पहले समझा दिया गया पुदुचेरी का अर्थ। अब आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो यहाँ कंफ्यूज रहेंगे, साहब यानम का नहीं आया क्या, या पुदुचेरी बोला आपने। अब पुदुचेरी मैंने बोला तो पुदुचेरी का मतलब क्या है वो पिछली वीडियो में मिलेगा आपको। चलो आगे चलते हैं। ये जो तटरेखा है या ये जो तट है, इसके लोकल नाम भी है, वह भी अपने को आने चाहिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो सब जगह क्या होता है कि लोकल नाम भी होता है उस जगह का, उस स्थान का। जैसे मारवाड़ है, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, इनको कहते हैं ना मारवाड़। मेवाड़ जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, इनको कहते हैं। हाड़ौती है जैसे बूंदी, कोटा, बाना, इसको हाड़ौती कहते हैं। वैसे इनके भी लोकल नाम है वहां तटों के, उन राज्यों में। वो क्या क्या नाम है जो जानेंगे। तो भारत में देखो समुद्र तट या जलीय सीमा, कुछ भी कहें इसको, जलीय सीमा कह सकते हैं या तटरेखा, इसको हम बांटते हैं 2 भागों में। एक पश्चिमी तटीय रेखा या पश्चिमी तट, और एक होता है पूर्वी तट। और पश्चिमी तट का आशय मुख्य रूप से ये अरब सागर है पूरा। हालांकि भी खाड़ियां, ये भी अभी बताएंगे, आगे बात करेंगे खाड़ियां क्या होती है, खाड़ी किसे कहते हैं, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, वो सारी बातें बताएंगे। तो मुख्य रूप से जो बड़ा जल क्षेत्र है उसका नाम है पश्चिमी तट। तो ये तो अरब सागर के किनारे पर, यानी पश्चिमी तट का निर्माण तो अरब सागर कर रहा है, और इसका निर्माण कर रही है बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी, भाई ये सारी बंगाल की खाड़ी है ना यहां, तो ये बंगाल की खाड़ी के किनारे जो तट है उसको कहते हैं पूर्वी तट, और ये इधर अरब सागर है, इस अरब सागर के किनारे वाले तट को कहते हैं पश्चिमी तट, है ना। ये पश्चिमी तट कहलाता है भारत का, ये पूर्वी तट कहलाएगा, ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट। अब आगे यहां पश्चिमी तट के उपनाम क्या है देखो, तो इसमें चलेंगे नंबर 1 गुजरात तट, गुजरात, काठियावाड़, या इसको कई बार काकरापार भी कहते हैं, ये नाम है इसके, गुजरात तट, काठियावाड़ तट या काकरापार तट। ये मुख्यतः गुजरात राज्य, कौन सा इसमें राज्य मुख्य रूप से आएगा इसमें गुजरात, एक तो ये हो गया। आगे चलेंगे, जो दूसरा नाम आता है उसको कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, और कोंकण तट है ये जो था गुजरात तट की, जो जिसे कच्छ से दमन तक, और ये आएगा दमन से गोवा, दमन से गोवा तक विस्तृत तट को कहते हैं कोंकण तट, और मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र प्लस गोवा यहां स्थित है। कहां पर स्थित है ये तट? महाराष्ट्र और गोवा। नंबर 3 पे चलेंगे, कन्नड़ तट, कन्नड़ या कर्नाटक तट, ये है आपके गोवा से मैंगलोर, मंगलोर एक बहुत बड़ा शहर है भारत का, बंदरगाह भी है, कर्नाटक में स्थित है ये। कर्नाटक और केरल की ये मानो लगभग सीमा बनाता है, थोड़ी दूरी आगे ही मंगलोर से चलेंगे तो, यहाँ उत्तर से मंगलोर से चलेंगे ना दक्षिण में, तो थोड़े आगे ही मंगलोर, ये केरल की सीमा शुरू हो जाती है। तो गोवा से मंगलोर तक के तट को कहते हैं कर्नाटक तट, और इसमें राज्य कौन सा आता है? कर्नाटक। 4 नंबर पे चलेंगे, मलाबार तट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मलाबार तट को कई बार पूछा गया एग्जाम में, कोंकण तट और मलाबार तट को एकदम रट लेना स्टूडेंट्स, ये कितनी ही बार कितने ही एग्जाम्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मलाबार तट मंगलोर से कोमोरिन अंतरीप तक, या यूं कहें कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी भी कह सकते हैं इसको, कोमोरिन अंतरीप तक ये विस्तृत, इसको कहते हैं मलाबार तट। और इसमें राज्य आते हैं मुख्य रूप से केरल, केरल के सामने वाला जो तट है वो मलाबार तट कहलाता है। इसको केरल तट भी कहते हैं, वैसे केरल तट भी कहते हैं, ये केरल तट भी कहलाता है। अब इसको नक्शे में समझेंगे। देखिए ये पूरा यहां से लेकर, कच्छ से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक क्या कहलाता है? पश्चिमी तट, और इसके यहां है अरब सागर, ये पूरा अरब सागर है, समझ गए? यानी पश्चिमी तट कहां से शुरू होता है, कहां से खत्म होता है, कहां खत्म होता है? शुरू होता है यहां कच्छ से, ये जो ब्लैक लाइन है जहां रेड लाइन खत्म होती है वहां से शुरू होगा, कच्छ है, ये कच्छ जिला गुजरात का, यहां से शुरू होकर ये पूरा चलेगा नीचे,
कन्याकुमारी तमिलनाडु का जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, केप कोमोरिन के पास, कन्याकुमारी शहर है ना, कन्याकुमारी शहर के पास केप कोमोरिन है। केप कोमोरिन या कोमोरिन अंतरीप जिसको कहते हैं। अंतरीप क्या होता है मैंने आपको बताया, उसकी परिभाषा बताई, अंतरीप क्या होता है। तो अब यहां ये पश्चिमी तट कहलाता है, अरब सागरीय तट भी कहते हैं इसको। देखो कई नाम होते हैं यहाँ भूगोल में, किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सभी तरह से इसको क्लियर करना है। इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी तट भी कहेंगे, अरब सागरीय तट भी कहेंगे, क्योंकि अरब सागर के किनारे हैं, ये पूरा का पूरा अरब सागर है। अब इसका हमने विभाजन किया, लोकल नाम क्या है इन तटों के वहां पर। तो देखो ये गुजरात तट, यहां से लेकर यहां तक, ये दमन, ये क्या है यहां पर, दमन। दमन और दीव दादरा और नगर हवेली की राजधानी दमन है, वहां वो दमन, उस दमन तक, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा वाला, ये तट, यहां से लेकर ये पूरा गुजरात तट कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि गुजरात को कवर कर रहा नहीं है, गुजरात में स्थित है, इसलिए इसको गुजरात तट कहते हैं। इसको काठियावाड़ तट भी कहते हैं, लेकिन जनरली काठियावाड़ तट इससे कहा जाता है, इस वाले को। तो ये भी ध्यान रखेंगे, काठियावाड़ तट, एक काकरापाड़ तट भी कहते हैं इसको, पूरे को गुजरात तट को। तो गुजरात तट, काठियावाड़ तट या काकरापाड़ तट का मतलब कि आप समझ गए, कच्छ से लेकर दमन तक। अब आगे है अपने कोंकण तट। तो ये जो दमन है, दमन क्या है कि जैसे हम यहां से मान लीजिए जयपुर से मुंबई जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की सीमा शुरू होने से पहले दमन आता है, दमन के थोड़ा आगे ही महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है। तो दमन से लेकर गोवा तक, ये वाला तट है ना, ये इस तट को कहते हैं कोंकण तट। भारत का सबसे खूबसूरत तट, भारत के सबसे ज्यादा झरने इस तट पर है। भारत में यह मानो कि सबसे ज्यादा आपको सघन जंगल मिलेंगे यहां, हालांकि होने में यहां नीचे भी है, इसमें भी जैव विविधता है, यहां भी है, यहां भी है, और इसी बात नहीं है नीचे, चूंकि यहां नीलगिरी पर्वतमाला जो है, नीलगिरी और अन्नामलई, वहां भी जैव विविधता के भंडार है। लेकिन ये भी बड़ा खूबसूरत तट है कोंकण तट, जो कोंकण रेलवे का नाम सुना होगा आपने। ये कोंकण रेलवे यहीं से बनाया गया है, यहाँ मुंबई से आगे लेकर आगे मैंगलोर तक पूरा ये कोंकण रेलवे कहलाता है। तो कोंकण रेलवे विश्व विरासत या यो माने के यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है, वो यूनेस्को की प्राकृतिक स्थलों की सूची में है ये कोंकण तट। तो इसलिए कोंकण रेलवे को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अब नीचे चलेंगे ना ऊपर से, तो यहां दमन से गोवा तक हो गया कोंकण तट। और मुख्य रूप से कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र और गोवा, दो राज्य हैं ये, महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया छोटा सा। फिर आगे आता है अपने कन्नड़ तट, ये कन्नड़ तट। तो ये गोवा से शुरू, जहां गोवा खत्म होता है, यहां गोवा खत्म हो रहा है ना, यहां से जहां गोवा खत्म होता है वहां कर्नाटक शुरू हो जाता है। उत्तर से दक्षिण में चलेंगे तो कर्नाटक जहां से शुरू हो रहा है और कर्नाटक खत्म हो जाता है, लगभग मैंगलोर शहर आता है कर्नाटक का एक, जो मैंगलोर के थोड़ा आगे ही केरल शुरू हो जाता है। तो इस कर्नाटक तट के सामने, या यूं कहें कि गोवा से लेकर इस मैंगलोर तक जो तट है, उस तट को कहते हैं कन्नड़ तट। चूंकि कर्नाटक में फैला है ये मुख्य रूप से, तो इसको कर्नाटक तट भी कहते हैं। गोवा से मैंगलोर तक याद रखेंगे इसको, ये गोवा, ये मैंगलोर, यहां मैंगलोर शहर है। यहां पे नीचे चलेंगे, मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक या कोमोरिन अंतरीप तक, यही है कोमोरिन अंतरीप, मैंने बताया था आपको इसको। तो कोमोरिन अंतरीप तक, यहां पे है मैंगलोर शहर, इस जगह तट पे बसा हुआ बंदरगाह मैंगलोर। तो यहां से लेकर यहां तक यानी कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, वैसे केप कोमोरिन भी तमिलनाडु में ही है। भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है, केरल नहीं है। तो ये तट है मुख्य रूप से केरल में स्थित है। इसका 95% जो पोर्शन है इस तट का, वो किसमें स्थित है, केरल में, इसलिए इसको केरल तट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसको, क्या नाम है इसका, मलाबार तट।
यहां से लेकर मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं मलाबार तट। ये मलाबार तट हो गया आपके, ये वाला, इसको केरल तट भी कहेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम से याद कर लेना इसको और इधर इसको, कोंकण को, ये कहां से शुरू होते हैं, कौन से राज्यों में स्थित है, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो केरल तट हो गया, कोमोरिन अंतरीप कन्याकुमारी तक, यानी कोमोरिन अंतरीप और कन्याकुमारी तमिलनाडु में याद रखेंगे। लेकिन इस तट का अधिकांश भाग चूंकि केरल में है, इसलिए इसको केरल तट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं पूर्वी तट की। तो हमने यहां क्या लिखा है, पूर्वी तट का मतलब बंगाल की खाड़ी वाला तट, यानी वह समुद्री किनारा जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, यानी वे राज्य या वह तटरेखा जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, ये समुद्र है पूरा यहां से, तो ये समुद्र है, इस समुद्र का नाम है बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी, इनका ये सारे जो राज्य हैं, ये जो पूरी तटरेखा है भारत की, यहाँ कन्याकुमारी से लेकर यहाँ कलकत्ता तक, कोलकाता तक, ये पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी का तट। और चूंकि पूर्व दिशा में है भारत के, भारत की पूर्व दिशा हो गई ना, तो इसको पूर्वी तट भी कहते हैं। और इधर वाले तो चूंकि पश्चिमी दिशा में है, तो इस तटरेखा को या इस तट को या इस किनारे को क्या कहेंगे, पश्चिमी तट। और ये अरब सागरी तट भी कहलाता है, ये बंगाल की खाड़ी का तट भी कहलाता है। अब इस तट में क्या है, सभी जगह तो लोकल नाम नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां बीच बीच में लोकल नाम बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको अपन याद रखेंगे। तो वो कौन कौन से हैं मैं लिखा देता हूं आपको, और आपको एकदम याद भी रखने हैं। अब चलेंगे बंगाल की खाड़ी वाला तट, इसके लोकल नाम क्या है, देखो, एक है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट है, ये कहां से कहां तक है, कोमोरिन अंतरीप यानी कन्याकुमारी, कोमोरिन अंतरीप या कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक, माउथ ऑफ कृष्णा रिवर, राज्य मुख्य रूप से आते हैं इसमें तमिलनाडु, प्लस आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से तमिलनाडु आएगा इसमें कोरोमंडल तट में। अब इसको समझेंगे, आप देखिए ये तमिलनाडु है, यहां पे है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन या कोमोरिन अंतरीप। अब यहां से चलेंगे, अपन बात कर रहे हैं पूर्वी तट की, पश्चिमी तट की बात करते हैं तो अपन इधर चलते, चूंकि हम बात कर रहे हैं पूर्वी तट की तो इधर चलेंगे पूर्वी साइड में। तो यहां चलेंगे तो ये यहां से तट शुरू हो जाता है कन्याकुमारी से, आगे आप चलेंगे, यहां जो एक जगह आ रही, देखो तमिलनाडु यहां खत्म हो गया इस जगह, आगे चलेंगे ये आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में इधर एक नदी आ रही है कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है कृष्णा नदी, अलमाटी बांध के लिए जानी जाती है कृष्णा नदी। तो ये जो कृष्णा नदी आ रही है, कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी जा रही है, तो इस कृष्णा नदी के मुहाने तक, यहां इसका मुंह है, ये डेल्टा बनाती है यहां पे, और ये मुंह है इसका। मुहाने का मतलब क्या होता है, नदी का मुहाना,
गंगा का मुहाना है, नर्मदा का मुहाना। मुहाने का मतलब नदी का वह भाग जो समुद्र में मिलता है, वो उस नदी का माउथ कहलाता है। हिंदी में कहते हैं इसको मुहाना। एक तरह से मुंह का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, एंडिंग पॉइंट, नदी का अंतिम बिंदु, समाप्ति स्थल। नदी का समाप्ति स्थल कहां होगा? या तो उसका समुद्र में होगा, तो समुद्र में जो स्थित होता है वो कहलाता है मुहाना, और किसी नदी में मिल रहा है वो संगम कहलाता है। क्या समझे? संगम नहीं है ये। संगम का मतलब तो अगर कृष्णा नदी किसी दूसरी नदी में मिलती तो वो पॉइंट कहलाता संगम, लेकिन ये समुद्र में मिल रही है तो ये पॉइंट कहलाएगा मुहाना, माउथ। तो ये कृष्णा नदी का मुहाना जो है यहां तक स्थित है, जो तट स्थित है कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक, यहां तक, जिसमें अधिकांश भाग, वैसे इसमें तमिलनाडु आता है, कुछ भाग आंध्र प्रदेश का भी आता है। इसको कहते हैं ये कोरोमंडल तट। नाम सुना है कोरोमंडल का? कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कोरोमंडल तट कहां से कहां तक स्थित है, या किस राज्य में स्थित है, राज्य भी पूछा जाता है, या कौन से तट पर स्थित है। क्वेश्चन आता है पश्चिमी तट पे है या पूर्वी तट पे है, बंगाल की खाड़ी पे है या अरब सागर के किनारे स्थित है। तो यहां आपको एकदम क्लियर होना है, बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, बंगाल तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप इसका आंसर दे देंगे अगर ये फैक्ट्स याद रख लेंगे। तो ये तो हो गया आपके कोरोमंडल तट। आगे चलेंगे उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार, अब उत्तरी सरकार तट जो है कृष्णा नदी, कृष्णा के मुहाने से महानदी के मुहाने तक, महानदी के मुहाने तक। राज्य कौन से आएंगे इसमें? आंध्र प्रदेश प्लस ओडिशा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से ये राज्य आते हैं। अब आप देखिए यहां पे हम आपको यहां बताते हैं, यहां महानदी आती है, ये ओडिशा है, आंध्र प्रदेश यहां समाप्त हो गया, ये ओडिशा है, ओडिशा में यहां पे महानदी आ रही है, ये इसे मुहाना है इसका। तो ये महानदी है ना, ये महानदी यहां बंगाल की खाड़ी में पानी डालती है अपना, तो जिस जगह पानी डाल रही है, पानी खाली कर रही है अपना, वो कहलाता मुहाना। तो महानदी का जो मुहाना है ओडिशा में स्थित है, याद रखेंगे इसको। तो ओडिशा में जो महानदी का मुहाना है वहां से लेकर नीचे ये आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी का मुहाना है, इस बीच वाले भाग को या इस तट को कहेंगे क्या तट? उत्तरी सरकार तट। ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है, एकदम से याद रखेंगे इसको। उत्तरी सरकार तट मतलब थोड़ा इसके उत्तर में हो गया ना, यानी पूर्वी तट का उत्तरी भाग हो गया ये भाई, एक तरह से पूर्वी तट का उत्तरी भाग है, इसलिए उत्तरी सरकार कहला रहा है। और कोरोमंडल तट दक्षिण में है इसके, तो ये याद रखेंगे, ये उत्तरी सरकार तट है। बाकी अब आगे इनके कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो अपने को बस जो एग्जाम में पूछा जाता है उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट और मलाबार तट, कितनी ही बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इसलिए एकदम क्लियर रहना इन चारों के बारे में। तो जो मैंने बताया ना, उधर कोंकण, इधर मलाबार, इधर कोरोमंडल और इधर उत्तरी सरकार, ये चारों तो एकदम कंठस्थ कर लेना आप। ये बात हो गई आपके तटों की स्थानीय नाम की। अब हम बात करेंगे खाड़ियां। खाड़ी क्या होती है, खाड़ी की परिभाषा और कौन कौन सी खाड़ियां हैं, फिर यह श्रीलंका और भारत के बीच में जो संरचनाएं बनी हुई है, राम सेतु वगैरह, ये सारी बातें होंगी। आदम का पुल है, या वो जो, और इसके अलावा जैसे इधर कुछ द्वीप है, इनर व्हीलर द्वीप वगैरह है, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जितनी अपनी आवश्यकता है उतना पढ़ेंगे।